तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं आपसे इस टॉपिक में, वो है म्यूजियम टेक्निक्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, अगर आप पैथोलॉजी पढ़ते हैं, कोई सा भी अगर फील्ड है आपका मेडिकल से संबंधित, और उसमें अगर आपने पैथोलॉजी में अगर ये सेक्शन नहीं पढ़ा है, यानी म्यूजियम टेक्निक्स को नहीं पढ़ा है, तो मुझे लगता है कि या तो आपका बोर्ड्स में भी 15-20 नंबर का नुकसान हो गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी 2-3 नंबर का नुकसान हो गया है, और जब आप मेडिकल फील्ड में वर्क करेंगे तो वहां पर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वजह से ये म्यूजियम टेक्निक्स हैं, ये पढ़ी जाती हैं। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे लिए सब्सक्राइबर्स की और वॉच टाइम की बहुत ज़रूरत है। चलिए हम बात करते हैं स्टूडेंट्स आपसे टॉपिक के बारे में। टॉपिक है हमारा म्यूजियम टेक्निक्स। इसको हम पढ़ेंगे, करीब 10-12 लेक्चर पढ़ेंगे इसके बारे में। और जो है, अब हम नोट्स पढ़ रहे हैं। जो ये नोट्स हैं, ये डॉक्टर शशिधारा टी.एस. और डॉक्टर आशालता के द्वारा क्रिएट किए गए हैं। मैं चाहता तो इनको क्रिएस मतलब क्रेडिट नहीं देता मुझे, पर यह लगा कि ये नोट्स अच्छे इन्होंने बनाए हैं तो इनको क्रेडिट देना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये क्रेडिट है डॉक्टर शशिधारा टी.एस. और डॉक्टर आशालता। चलिए दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद में हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं। इंट्रोडक्शन समझते हैं कि पैथोलॉजिकल म्यूजियम्स आर इन पार्ट हिस्टोरिकल, रिप्रेजेंटिंग द पायोनियर वर्क ऑफ डायग्नोस्टिशियंस एंड थेरेपिस्ट, presenting records of past states not now encountered or conditions of great rarity, and finally they provide the student with basic material of his her current teaching। देखिए, इसकी ज़रूरत क्या है? ज़रूरत दो चीज़ें हैं कि एक तो आप अगर किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं तो आपको समझ में आपको पता होना चाहिए कि अगर ये बीमारी किसी की हुई है तो उसमें क्या क्या होता है, उसको आप विजुअलाइज करें, आंखों से फिजिकली देखें। दूसरा ये है, अगर स्टूडेंट अगर हैं, अगर आप ये तो अगर आप वर्कर हैं तो ये है आपको देखना जरूरी है कि क्या क्या होता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको समझना जरूरी होता है कि उस बीमारी में कैसी चीजें, कंडीशंस, कैसी पैथोलॉजिकल कंडीशंस आती हैं। इस वजह से जो है ये टेक्निक्स जरूरी होती हैं। आगे दोनों लाइन समझ में आपको? चलिए, बेसिक म्यूजियम टेक्निक्स होती हैं कुछ। उनमें सबसे पहली है रिसेप्शन, दूसरी है प्रिपरेशन, फिक्सेशन, कलर रिस्टोरेशन, प्रिजर्वेशन, माउंटिंग, स्पेशल मेथड्स और प्रेजेंटेशन। ये 8 इसकी जो है बेसिक म्यूजियम टेक्निक्स होती हैं, जो कि जिसमें रिसेप्शन, प्रिजर्वेशन, फिक्सेशन, कलर रिस्टोरेशन, प्रिजर्वेशन, माउंटिंग, स्पेशल मेथड्स एंड प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब हम इनमें बात करते हैं। सबसे पहली वाली है जो रिसेप्शन, यानी कि यहां पर जो काम होगा वो सारा का सारा लिखा पढ़ी का काम होगा उसके बारे में। तो म्यूजियम में अगर कोई आया है तो वो ऑर्गेन होगा, टिश्यू होगा, तो वो जो आया है वो ऑपरेट होकर के आता है, या तो वो ऑटोप्सी के द्वारा हो, या फिर वो अगर ज्यादा ही स्मॉल है तो वो बायोप्सी के द्वारा हो। अगर वो पोस्टमार्टम के बाद में आया है, या फिर वो जो है ऑपरेशन हुआ है और फिर किसी ऑर्गेन को निकाला गया है, तो ऐसे आया है, तो अब इसकी लिखा पढ़ी बहुत जरूरी है कि पेशेंट कौन है, डॉक्टर कौन है, कहाँ से आया है, कौन सी बीमारी के तहत इसका ऑपरेशन किया गया है, या अगर ये मर गया है तो इसका नाम क्या है, इसको अंग को क्यों निकाला गया, सारी चीज़ों को कौन सी डिजीज के तहत निकाला गया है, इन चीज़ों को लिखा पढ़ा जाता है। तो ये सारे कार्य जो होते हैं वो होते हैं रिसेप्शन पर। सोर्स क्या है? मोस्ट ऑफ द मटेरियल इज कलेक्टेड फ्रॉम टीचिंग हॉस्पिटल्स विच कुड बी सर्जिकल रिजेक्टेड स्पेसिमेंस, ऑपरेटिंग थिएटर्स, नेक्रोप्सी स्पेसिमेन, पीएम रूम, रिसर्च लेबोरेटरीज। स्पेसिमेंस शुड बी रिसीव्ड विद फुल डिटेल्स ऑफ द पेशेंट एंड लेजेंड्स। जो भी इसके घाव है या फिर उसका ऑर्गन है
उसकी भाई साहब सारी की सारी वो कहाँ से लिया गया है। अगर कोई नेक्रोस पीएम जो रूम होता है, तो पोस्टमार्टम जो रूम होता है उसके जो स्पेसिमेन आते हैं उनको कहते हैं नेक्रोप्सी स्पेसिमेंस यहाँ पर। या फिर अगर वो ऑपरेशन थिएटर से आए हैं तो वो सर्जरी करके आते हैं और उनको रिजेक्टेड किया जाता है, तो वो रिजेक्टेड स्पेसिमेन कहलाते हैं, ये नेक्रोप्सी स्पेसिमेन कहलाते हैं। आगे बात समझ में। या फिर अगर रिसर्च लेबोरेटरी है वहां से अगर वो आ रहा है तो पहले उसमें रिसर्च किया होगा, उसके बाद में कुछ निकला है, तब जाकर के उसको प्रिजर्व करने के लिए हमारे लिए म्यूजियम में दिया गया है। म्यूजियम को तो आपको पता होगा, मैं अभी तक आपको बताया नहीं कि म्यूजियम क्या होता है। म्यूजियम होता है पुरानी जो चीजें होती हैं, पास्ट जो चीजें होती हैं, जो पहले भविष्य में हुई हैं, उनको संभाल के रखने की जो प्रक्रिया है जिसके तहत किया जाता है उसे हम म्यूजियम कहते हैं। आगे बात समझ में। पुरानी चीजों को आगामी भविष्य तक के लिए प्रिजर्व करने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, म्यूजियम है। प्रिपरेशन जो है अगली स्टेप है, वो प्रिपरेशन है किसकी, स्पेसिमेन की। तो इसमें प्रिपरेशन किस प्रकार से की जाती है। वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी स्पेसिमेन इज कॉन्टैक्ट विद टैप वाटर। द रिजल्टेंट hemolysis is greatly reduces their value. Specimens should be washed only with saline and should be kept in saline while awaiting demonstration are as drying again reduce the surface appearance, but as autolysis quickly sets in they should not remain in saline for more than 2 hours. अब जो हमारे पास कोई अब हम क्या है, फॉर एग्जांपल ऑर्गेन ले लेते हैं। अब वो ऑर्गेन है, अगर उसको ऑपरेट किया है, कुछ किया है, उसमें से ब्लड हुआ है, हीमोलाइसिस हुआ, उनको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन कर रहे हैं। नाम नंबर तो एक साइड में लिख लिए हुए हैं, अब वो ऑर्गेन निकल गया है, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं हम। तो उसको क्या है, हमने निकाला है, तो उसको आप क्या करेंगे, उसको सैलाइन से धोंगे। उसको धोने के बाद में उसको 2 घंटे से ज़्यादा आपको सैलाइन से नहीं धोना है, ठीक है। उसको तुरंत कॉन्टैक्ट के लिए आप उसको क्या कर सकते हैं, टैप वाटर से भी धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है कि आपको कि वो ज़्यादा टाइम तक आप उसको टैप वाटर से धोएं, फिर उसको तुरंत पहले टैप वाटर में धो लें आप, उसके बाद में उसको जैसे हीमोलाइसिस ब्लड एक्सट्रैक्शन जो है उनको हटा दें, ठीक है। फिर जो है उसको आप सलाइन से धों। सलाइन से धोने के बाद में उनको जो है आगे शिफ्ट करें फिक्सेशन के लिए। सलाइन से धोने के लिए रखने का भी टाइम इसमें दिया हुआ है, 2 घंटे से ज़्यादा आप इसको नहीं रखें, नहीं तो ये क्या है, ऑटोलाइसिस स्टार्ट कर देगा, अपने आप सेल्स जो है वो डिस्ट्रक्ट यानी खत्म होना चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इस चीज़ की प्रिपरेशन स्पेसिमेन के साथ में या कोई अगर हम ऑर्गन ले रहे हैं तो उसके साथ में की जाती है। अब जो है ये देखिए, ये है आपका जैसे 2 halves of same kidney. The specimen on left has been washed in running water for 12 hours, on the right and normal saline. देखिए अब इसमें आपको टैप वाटर में धोने से और नॉर्मल में धोने का दोनों का डिफरेंस बताया गया है। ये दोनों किडनी है, एक किडनी है, उसके 2 पार्ट हैं, उनको बीच में से काटा गया है, एक साइड इधर का है, एक साइड इधर का है। इधर वाला जो पार्ट है इसको तो नॉर्मल सलाइन में रखा गया है, इधर वाले को टैप वाटर में रखा गया है। बात आ गई समझ में। 12 घंटे से ज्यादा दोनों को हो गए हैं, तो इसमें कंडीशन आप देखिए ये कहाँ कितनी मतलब पॉल्यूटेड एरिया हो गया है और ये ऑटोलाइसिस हो गया, और ये बिल्कुल ऐसे समझो कि जो सेल्स हैं बहुत किल हो गई हैं। लेकिन इधर अगर नॉर्मल सेलाइन देखें तो यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, और ऑटोलाइसिस तो इसमें भी होगा लेकिन इतना नहीं हुआ है जितना हुआ है। ये आपको डिफरेंस बताया गया है, एक ही किडनी के 2 पार्ट्स को अगर हम टैप वाटर में ही रख के रखते हैं या फिर नॉर्मल सेलाइन में रखते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा जो है वो है आपका जो टॉपिक है वो है फिक्सेशन, जो है म्यूजियम टेक्निक्स में किस किस के द्वारा कौन कौन से तहत किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। हम म्यूजियम टेक्निक्स को आपको पढ़ा रहे हैं, आप इनको पढ़िए, बहुत अच्छे से समझिए और आगे अपने वर्क में काम में लाइए। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चलते रहिए और बनते रहिए हमारे साथ में, पढ़ते रहिए।